हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ेफ्लिक्स। हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ जिसका बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करके कहा था कि मैजिक एम्परर को एक्सप्लेन करो। तो मैं इस सीरीज को बुक ऑफ एस्पर के नाम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले एंशिएंट बुक के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि एंशिएंट डेविल किंग जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितने भी उसके पास मैजिकल ट्रिक्स थी, उसने सारी एक बुक के अंदर लिख दी। उस बुक के अंदर जितने भी सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेते हो यानी आप उसको सीख लेते हो तो स्वर्ग और धरती लोग दोनों ही आपके हाथ में होंगे, दोनों पर आप राज कर सकते हैं। और आज के वक्त में ये बुक मैजिक एम्परर के हाथ में है। मैजिक एम्परर जिसका नाम जू जी फैन है, बहुत अरसा तक किसी को इस बारे में नहीं पता चला कि बुक ऑफ एस्पर एम्परर किंग के पास है, लेकिन किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया और अब सभी को पता चल चुका है कि उसके पास बुक ऑफ एस्पर है। इसलिए सभी लोग इससे वो बुक ऑफ एस्पर लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर उसके पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि उससे वो बुक छीन सके। मैजिक एम्परर अपनी चेयर पर बैठा होता है। उसका इकलौता स्टूडेंट जिसे उसने खुद सिखाया है वो भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, माय लॉर्ड, बहुत ही बुरी खबर है, हमारे माउंटेन ट्रूप सारे हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। मैजिक एम्परर के इकलौते स्टूडेंट का नाम जाओ चैंग होता है। जाओ चैंग कहता है, हीवन के 7 एम्परर्स यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी आपकी ये बुक चाहिए। मैजिक एम्परर उससे कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की, क्योंकि बुक ऑफ एस्पर मेरे हाथ में है। मेरी स्ट्रेंथ उन 7 एम्परर से बहुत ज्यादा है, वो लोग चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाएंगे। मैजिक एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब क्योंकि उन्होंने मेरे सारे सोल्जर्स को मार दिया है, चलो फिर चलकर उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैजिक एम्परर जैसे ही अपने महल से बाहर निकलता है तो बाहर पूरी आर्मीज खड़ी होती हैं। वो उसे कहती हैं, तुम्हारे पास जो बुक ऑफ एस्पर है उसे हमारे हवाले कर दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैजिक एम्परर हंसते हुए उनसे कहता है, तुम सब लोग तो मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, लेकिन फिर भी तुम सब लोग मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए। और साथ ही मैजिक एम्परर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बड़ी ही स्पीड के साथ उनके सेंटर में से गुजर जाता है, लेकिन सभी को मार देता है। जू जी फैन को ऊपर से आवाज आती है, उसे कहा जाता है कि हम लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुमने हमारे बहुत सारे ट्रूप्स को मार दिया है। जू जी फैन ऊपर की तरफ देखता है तो 7 एम्परर्स ऊपर आ चुके होते हैं। उनमें से एक एम्परर उसे कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बुक ऑफ एस्पर हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जू जी फैन उसे कहता है, मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूँ, तुम सब लोग जाकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। अगर तुम सब लोग एक साथ भी मुझ पर अटैक करते हो फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। साथ ही एम्परर के माथे पर निशान चमकना शुरू हो जाता है। एम्परर उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो जब तुम्हें पता है कि तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। 7 एम्परर में से एक एम्परर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त क्या है? सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि 7 एम्परर्स में से कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? 7 एम्परर्स में से एक एम्परर आता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कहता है, ये बुक होली लैंड के नाम पर है, इसलिए ये बुक हमें वापस दे दो। जू चैंग जू जी फैन से कहता है, मेरे लॉर्ड, ये तो बहुत ही बुरा है, ये एम्परर इन 7 से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जू जी फैन उसे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आज विलन ही बनना पड़ा तो भी मैं बनूंगा और मैं इन सबको मार डालूंगा। साथ ही वो हंस रहा होता है, लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से एक खंजर उसके सीने के आर पार हो जाता है। किसी ने उसकी पीठ पर वार किया होता है। जू चैंग उसे कहता है, माय लॉर्ड, आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब बस भी करो, अब आपको बस शांति से मरना है। जू जी फैन पीछे की तरफ देखता और कहता है, चैंग जी तुमने क्या कर दिया? तो इसका मतलब वो गद्दार तुम थे जिसने बुक ऑफ एस्पर की सारी इन्फॉर्मेशन इन एम्परर्स को दी और साथ ही मेरे माउंटेन ट्रूप्स को भी तुम्ही ने मरवाया है। जब तुम एक छोटे से बच्चे थे तब मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें पाला पोसा और तुम्हें ट्रेनिंग दी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जू चैंग उसे कहता है, माय लॉर्ड, बात तो बिल्कुल सच है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन ये बात भी सच है कि आपने मुझे कभी भी इस बुक को हाथ नहीं लगाने दिया और ना ही कभी इसे पढ़ने दिया। बुक ऑफ एस्पर को आप सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। जू जी फैन उसे कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसी वजह से धोखा दिया है कि तुम्हें मैंने बुक नहीं पढ़ने दी? चैंग उसे कहता है, आप इस बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ आप ही से सीखा है। जू जी फैन से कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर पाए। हालांकि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते थे,
तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे, ये बुक मैं तुम्हें ही देता। और साथ ही मैजिक एम्परर हंसना शुरू कर देता है और उन सब से कहता है, अब जबकि तुम सब लोग बुक ऑफ एस्पर के पीछे हो तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ बुक ऑफ एस्पर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल न कर पाए। 7 एम्परर्स भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी खबर है, ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। और साथ ही वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बुक भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर हीरो ही मर जाएगा तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी। उसी वक्त अर्थ पर दिखाते हैं कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं, जबकि उनके सेंटर में एक लड़का होता है और हमारे मैजिक एम्परर की आत्मा उड़ती हुई आती है और सीधी उस लड़के की बॉडी के अंदर चली जाती है और उसके माथे पर वो निशान बन जाता है जो कि मैजिक एम्परर के माथे पर था। यानी कि मैजिक एम्परर अब इसकी बॉडी में रीबॉर्न हो गया है। मैजिक एम्परर जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। कहता है, क्या अब ये मेरी नई बॉडी है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे एक दूसरा जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे लड़के की बॉडी में। जू जी फैन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। वो उस तरफ देखता है तो वहाँ से कुछ वुल्व्स निकलते हैं और वो भागते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जी फैन उनकी तरफ देखता है और उन्हें घूर कर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो सारे वुल्व्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से वाकई में दफा हो जाते हैं। मैजिक एम्परर अब जिस लड़के की बॉडी में है उसका नाम जू फैन है। जू फैन चलता हुआ थोड़ा सा आगे जाता है तो एक दरख्त के साथ एक बंदा बैठा होता है जो कि जख्मी होता है। वो जू फैन से कहता है, जू फैन यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं जिस लड़के की बॉडी में हूँ ये बंदा उसे जानता होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपनी सेकंड लेयर में है, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो जाते जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। वो बंदा जू फैन से कहता है, जू फैन तुम ये क्या कर रहे हो? जू फैन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। वो बंदा कहता है, तुम जू फैन नहीं हो, तुम कौन हो? जू फैन आगे से हंसते हुए से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, मैं जू फैन नहीं हूँ, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मेरा नाम जू जी फैन है। साथ ही वो कुछ बोलता है, द 9 सीक्रेट टेक्निक ड्रॉन टच, और साथ ही उसकी बॉडी में से उसकी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो बंदा चीना चलाना शुरू कर देता है जिसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जू फैन वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि जिस बंदे की उसने एनर्जी ली है वो एक कंकाल बन चुका है। जू फैन कहता है, ड्रेन टच टेक्निक बहुत ज्यादा प्योर है और जो डेविल हुड यूज किया करता था, इससे हम किसी की भी सोल और पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसकी प्रोसेसिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे आराम से बैठकर कल्टीवेट करना होगा। जू फैन कल्टीवेशन के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उसी कंकाल के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो भी उतार लेता है। जू फैन कहता है, सुबह हो चुकी है, मुझे तो पूरी रात लग गई इसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। साथ ही वो अपने हाथ पर कुछ इलेक्ट्रिक पावर निकालता है, सामने पड़े हुए पत्थर पर फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो कहता है, जू चैंग और एम्परर ऑफ स्वर्ड मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी वहाँ पर आऊंगा और अपना बदला लूंगा। वो चिल्लाकर कहता है, जब मैं होली लैंड में वापस आऊंगा तुम सब लोगों को मरना होगा। जू फैन कहता है, मैंने इस लड़के की बॉडी को मुकम्मल तौर पर रिपेयर कर दिया है, अब इसकी बॉडी 0 से 5th लेयर तक पहुंच चुकी है। साथ ही वो दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ सामने की तरफ चला जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसकी बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए होली लैंड में अभी तो नहीं जा सकता। दरख्तों के ऊपर से कूदता हुआ जा रहा होता है कि वहीं पर उसे नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो वहीं पर रुक जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। वहाँ पर नीचे 2 फैमिलीज के लोग होते हैं, एक सन फैमिली के और एक लू फैमिली के। लू फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होते हैं, जबकि उनके साथ उनका गार्डियन भी होता है। लू फैमिली का गार्डियन दूसरी फैमिली से कहता है, सन फैमिली के लोगों, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, तुम लोग ट्रेटर्स हो। सामने वाली फैमिली के मास्टर का नाम सन गांजिया होता है। गांजिया उसे कहता है, टोंगलिंग तुम्हें तो सियासत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इतने साल हो गए तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए, क्या तुम अभी तक हमें समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। लू फैमिली की लड़की उसे कहती है, सन गांजिया ये स्पिरिचुअल टेक्निक हमारी है, ये जनरेशन से हमारी फैमिली में चलती आ रही है, ये वाली टेक्निक तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम हम सबको मार ही क्यों ना डालो, हम ये टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे। वहीं उसका छोटा भाई भी होता है, वो कहता है, सिस्टर मुझे रोकना मत, मैं इस ट्रेटर को अपने हाथों से मार डालूंगा। जू फैन उनकी तरफ देखता और कहता है, लू फैमिली वाले बहुत बड़ी मुश्किल में है क्योंकि बैंडिट्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर रखा है, वो अपनी सीक्रेट टेक्निक उनको नहीं देंगे तो वो बैंडिट्स उनको मार डालेंगे। और साथ ही वो कहता है, आखिर मैं लू फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा है, ये सारे फैमिली रिलेशनशिप मेरा इनसे क्या ताल्लुक है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। साथ ही वो जंप करते हुए वापस की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वो फिर से अपने दिल पे हाथ रखता है और रुक जाता है। मैजिक एम्परर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, मुझे बार बार ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे लू फैमिली की हेल्प करनी है। साथ ही वो कहता है, या फिर हो सकता है कि इस लड़के की बॉडी मेरी कल्टीवेशन को संभाल नहीं पा रही, मेरी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही, तो है कि इस लड़के की बॉडी बिल्कुल कचरा है। जू फैन फिर से वहीं पर कल्टीवेशन करने की स्टेज में बैठ जाता है और कहता है,
इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा है और इसकी मेंडियन स्टेज भी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का फ्लो भी बिल्कुल ठीक है, सांस की रफ्तार भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर मसला क्या है? साथ ही वो उठकर फिर से दरख्त के ऊपर जाता है। से वो इस लू फैमिली की लड़की के चेहरे को देखता है, उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट में जो पेन होता है वो भी खत्म हो जाता है। वो फिर से वापस आ जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जैसे ही मैं उस लड़की को देखता हूँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। मैजिक एम्परर कहता है ये तो मैजिक ऑफ हार्ट है, ये वो ऐसा कर्स मैजिक है जिससे तो मैजिक एम्परर और डेविल किंग भी नहीं बच पाया। मैजिक ऑफ हार्ट ये हम जैसे मैजिशियंस के लिए शराब की तरह है, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस मैजिक को कास्ट करने वाले की बात नहीं मानते तो हम लोग मर जाएंगे। जूफेन कहता है चलो पहले इस लड़के की मेमोरीज को देखते हैं, आखिर ये मैजिक ऑफ हार्ट है किस किस्म का और किसने इस पर कास्ट किया है। जैसे ही वो उसकी मेमोरीज देखता है, यानी जूफेन की मेमोरीज को देखता है, तो उसे पता चलता है कि जूफेन के डैड ने लू फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से जूफेन लू फैमिली में ही रह रहा है। लू फैमिली वाली वो लड़की वो उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करती आई है। जूफेन गार्डियन से कहता है मुझे भी प्रैक्टिस करवाओ, मुझे मैजिक सीखना है ताकि मैं तुम्हारी तरह एक गार्डियन बन सकूं। वो उसे कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, लेकिन एक दिन तुम बहुत ही अच्छे गार्डियन बनोगे। जूफेन कहता है हाँ मुझे गार्डियन बनना है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैजिक एम्परर जूफेन की जो लास्ट मेमोरी देखता है उसमें उन पर बैंडिट्स अटैक करते हैं, यानी कि लू फैमिली पर अटैक करते हैं और लू फैमिली में उनके पेरेंट्स को मार देते हैं। मिस और उनका छोटा भाई बचता है, जबकि जूफेन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लू फैमिली की मिस उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहता है नहीं आपको यहाँ से जाना होगा, मेरे बचने का कोई चांस नहीं। साथ ही उसके जाने के बाद जूफेन कहता है मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास भी स्ट्रॉन्गर बॉडी होती। इसके बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मैजिक एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि जूफेन ने लू फैमिली को बचाने का वादा किया हुआ था, उसका इरादा बहुत ज्यादा पुख्ता था। मिस जिया को और उसके छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर वो उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी में ये मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। मैजिक एम्परर कहता है ये मुझे किस तरह की बॉडी मिल गई है, मैं एक मैजिक एम्परर हूँ, क्या मुझे सारी जिंदगी किसी और का गुलाम बनकर रहना होगा? मुझे इस मैजिक ऑफ हार्ट के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। किसी की गुलामी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी की जान ले लेता। मैं कभी एक मैजिक एम्परर हुआ करता था और अब इस बॉडी में आकर मुझे किसी की गुलामी करनी होगी। और साथ ही वो लगे हुए दरख्त में पंच मारकर उसे तोड़ देता है। लू फैमिली और सन फैमिली वाले वो लोग भी दरख्त के गिरने की आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। मिस जिया अपने गार्डियन से कहती है क्या कोई हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहा है? उसका गार्डियन उसे कहता है नहीं हमारे आसपास कोई भी नहीं और कोई इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं सकता। जूफेन दरख्तों में से बाहर निकल कर आता है और मिस जिया से कहता है मिस जिया अगर आप अपनी मार्शल टेक्निक को सन फैमिली को दे देंगी तो इसमें क्या बुरा है? मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मार्शल टेक्निक की खातिर अपनी जान दे दें, ये तो लू फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिस जिया और उसका भाई उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो लगा था तुम मर चुके हो। वो उनसे कहता है हाँ मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं तो मर चुका था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जूफेन उन बैंडिट्स की तरफ देखता है और कहता है इनमें सबसे जो वीक है वो भी 6th लेयर पर है और मेरी बॉडी अभी तक सिर्फ 5th लेयर पर है। सन गांजिया कहता है आखिर ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर हमारे बीच बोल रहा है? दूसरे वाला उसे कहता है ये पिछले कुछ सालों से उनका गुलाम है इसलिए ये बोल सकता है, वो लोग इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। जूफेन कहता है सन गांजिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, यही इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है मैं इनसे कभी भी नहीं जीत सकता। मिस जिया का गार्डियन कहता है ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है, लगता है कि डरने की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहा है। जिया का छोटा भाई कहता है हमें लगता है कि इसे सजा देनी चाहिए, गुलाम होकर ये किस तरह की बातें कर रहा है। जूफेन कहता है मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वो उन सबसे कहता है हम लोग वैसे ही मरने वाले हैं तो हम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक को क्यों बचा रहे हैं, इन्हें देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। मिस जिया उसे कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस तरह की बकवास मत करो, यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। गांजिया हंसते हुए कहता है मिस लू जिया आप तो बहुत ज्यादा काइंड है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने गुलाम की पड़ी है, आप उसे यहाँ से भेजना चाहती हैं ताकि उसकी जान बच जाए। मिस जिया उसे कहती है गांजिया क्या तुम इसे यहाँ से जाने दे सकते हो, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बस एक गुलाम है। गांजिया अपने साथ खड़े एक बड़े से बंदे से कहता है जाओ और जाकर पहले इस लड़के को मारो और इसके बाद बाकी को एक एक करके मारना शुरू करो जब तक कि ये खुद ही हार न मान ले। बड़ा सा बैंडिट बड़ी स्पीड के साथ जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफेन कहता है ये अपनी 7th लेयर पर है, मुझे इसे हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। वो बड़ा बैंडिट जैसे ही उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है वो घूमकर उसके हाथ को पकड़ता है जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है।
जू फैन जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और घूमते हुए उसके पेट पर वार कर देता है। ये देखकर लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले जू फैन के पास बैटल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जू फैन उस बैंडिट पर अटैक करने के बाद सामने की तरफ भागता और कहता है, मुझे जल्दी से सोचना होगा अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता। भागता हुआ सीधा मिस जिया और उसके भाई की तरफ जाता और कहता है, मुझे सिर्फ इन दो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट इन दोनों की वजह से है। और वो भागते हुए उन दोनों को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी के सारे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। गांजिया अपने लोगों से कहता है, जल्दी करो और उनको पकड़ कर लाओ, जबकि उनका गार्डियन कहता है, इन लोगों को यहीं पर रोको ताकि जू फैन उनको यहाँ से दूर ले जाए। सन गांजिया कहता है, इस लड़के ने तो मेरा सारा बना बनाया प्लान खराब कर दिया, मुझे जल्दी से इसे पकड़ना होगा, लेकिन जब मैं इस कीड़े मकोड़े को पकड़ लूंगा तब मैं इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा ताकि इसे एक दर्दनाक मौत मिले। जू फैन उन दोनों को उठाकर अभी भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। मिस जिया उसे कहती है, मैं अपने लोगों को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे वापस जाना है। सिर्फ हमारी फैमिली के गुलाम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। जू फैन भागते हुए रुक जाता है और मिस जिया को उठाकर सामने दरख्त के साथ फेंक देता है। मिस जिया उसे कहती है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी लू फैमिली के गार्ड्स मारे जाएं। जू फैन उसे कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो खुद ही वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम वहाँ पर जाकर उन सारे बैंडिट्स को मार सकती हो अगर तुम वहाँ पर चली भी जाओ तो? मिस जिया आगे से खामोश हो जाती है। जू फैन ने मिस जिया को तो नीचे उतार दिया होता है, लेकिन उसके छोटे भाई को अभी भी उठाकर रखा होता है। ऐसे थोड़ा सा आगे जाता है, उसका छोटा भाई चिल्लाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते हुए जू फैन से कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की, अब जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, मैं और मेरी बहन वापस जाएंगे और उनका साथ फाइट करेंगे। जू फैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है, बच्चे कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी बैग पर थप्पड़ लगाऊं? वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैजिक एम्परर उसकी तरफ देखता है और हंसना शुरू कर देता है, जबकि मिस जिया का भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये करने क्या वाला है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जू फैन वाकई में उसकी बैग पे थप्पड़ लगा देता है। वो अपनी बहन के पास बैठा रो रहा होता है। मिस जिया उसे कहती है, जू फैन तुमने तो हद कर दी, तुम एक नोबल फैमिली के लड़के को कैसे पीट सकते हो? जू फैन उसे कहता है, ये तो छोटे मास्टर के लिए बहुत ही छोटी सी सजा है, अगर तुम लोग वहाँ पर वापस जाते हो तो तुम लोग उन बैंडिट्स के हाथों मारे जाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह है? मिस जिया उसे कहती है, यहाँ पर तो सारा खुला एरिया है, फार्म्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेस्ट वाली साइड पर एक फोगी फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ के सारे इलाके को बैंडिट्स अच्छी तरह से जानते हैं। जू फैन उसे कहता है, चलो फिर उसी फोगी फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। जू फैन आगे आगे चलना शुरू करता है और कहता है, अपने भाई को भी पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ कर रखना, कहीं वो भाग ना जाए। मिस जिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, एक बार हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी, तुम हमारी फैमिली के गुलाम हो, कोई मालिक नहीं। फिर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं। जू फैन कहता है, क्या यही वो फोगी फॉरेस्ट है? मिस जिया उसे कहती है, हाँ, जहाँ पर सालों से ये फोग यहीं पर है, यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कोई भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बार तुम अंदर चले गए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिस जिया उसे कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सन फैमिली वाले अचानक हमारे पीछे क्यों लग गए हैं, पहले तो उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। जू फैन उनसे कहता है, ये जगह ट्रैप्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस जिया जू फैन से कहती है, मेरे छोटे भाई को लेकर तुम इस जंगल के अंदर चले जाओ, मैं उन बैंडिट्स को यहीं पर रोकती हूँ। जू फैन उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर इस जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हारे जाने के फौरन बाद मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। जू फैन उसे कहता है, अगर तुम वहाँ पर वापस जाती हो तो तुम भी मारी जाओगी, इसलिए यहाँ पर रहो, अपने भाई की हिफाजत करो, तुम्हारी जान बचाई गई है, तुम्हारे लोगों ने वहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दिया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर इसी जंगल में ट्रैप्स लगाकर सन गांजिया को खत्म किया जाए। मिस जिया उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम अकेले उन सबको कैसे हरा सकते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गांजिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, जबकि उसके साथ 4 और लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका भाई भी चिल्लाकर कहता है, तुम सिर्फ एक गुलाम हो जिसके पास की पावर नहीं है। इस जिया उसे कहती है, अगर तुम मेरे गार्डियन के साथ भी मिलकर उनसे फाइट करते हो तो भी उन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बैंडिट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं उनको संभाल लूंगा। जू फैन उसे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात
बात सुनो या फिर वापस चली जाओ और मारी जाओ। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, जबकि सन गांजिया तुमसे वो स्पिरिचुअल स्टोन नहीं ले सका, इसलिए वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे दो। लू फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपने फ्यूचर को बचाना चाहती हो तो जल्दी से वो स्टोन मुझे दे दो। मिस जिया अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को उतारती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, ये मेरी लू फैमिली का ट्रेजर है, इसे घुमाना मत। अगर तुमने मुझे धोखा दिया और इसे लेकर यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जू फैन जंगल के अंदर चला जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फॉर्मेशंस बिछा कर आता हूँ। मिस जिया का छोटा भाई उसे कहता है, हमारा गुलाम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मिस जिया उसे कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो कुछ ज्यादा बोल रहा है लेकिन फिर भी उसने हमारी हेल्प की है, ये कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है जो कि पीछे बैठे चुपचाप बातें सुनते रहते हैं लेकिन हेल्प भी नहीं करते। जबकि मिस जिया सोच रही होती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है जू फैन चेंज हो चुका है। जू फैन उस फोगी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बिछाता जा रहा होता है और उस रिंग को अपने हाथ में पकड़कर कुछ स्पेल्स बोलता है, जिससे वो रिंग चमकना शुरू हो जाती है। मिस जिया और उसका भाई जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं, वो दोनों ही देखकर हैरान हो जाते हैं कि फोगी फॉरेस्ट में जितनी भी फोग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। साथ ही जू फैन भी वापस आ जाता है। मिस जिया उसे कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है, ये फोग कैसे गायब हुई? जू फैन उसे कहता है, पहले शांत हो जाओ, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जू फैन उसे कहता है, चलो मेरे पीछे इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ मैजिकल स्पेल सिखाता हूँ जिनकी मदद से यहाँ पर बिछे हुए ट्रैप्स को एक्टिवेट कर सकती हो और उनके आते ही उनको मार सकती हो। मिस जिया हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन तुम्हें मैजिकल स्पेल्स कहाँ से आते हैं? क्या तुम ऐसे ही उनको हराना चाहती हो? वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मिस जिया सोच रही होती है, मैजिकल फॉर्मेशन और अरेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी इन सब के सामने बेकार है, लेकिन जू फैन ये तो सिर्फ एक गुलाम है, इसके पास ऐसी मैजिकल फॉर्मेशंस कहाँ से आई? मिस जिया उसे कहती है, तुम ये कैसे करने वाले हो? जू फैन उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, मैंने सारी फॉर्मेशंस बिछा दी हुई हैं, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, हम बस वेट करेंगे उनके मरने का। नेक्स्ट सीन में सन गांजिया को दिखाते हैं जिसने उनके गार्डियन को पकड़ रखा है। उसके लोग उसे बताते हैं कि वो लोग फोगी फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं। गार्डियन टॉन्गलिंग उसे कहता है, तुम मुझे अभी मार डालो, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबका बदला लूंगा जिन्हें तुमने मारा है। गांजिया उसे कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाकर रखूंगा। वैसे भी पता है कि मिस जिया बहुत ज्यादा काइंड है, वो तुम्हें जब इस हालत में देखेगी तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे देगी। और वैसे भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर हमें रास्ता नहीं पता, हम लोग पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। लोग जैसे ही फोगी फॉरेस्ट के अंदर एंटर होने वाले होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक बंदा कहता है, सन गांजिया जरा सामने देखो, वहाँ पर दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। वो लोग जब थोड़ा गौर से उसे देखते हैं तो वो जू फैन होता है। वो कहते हैं, ये तो वही लड़का है जिसने उस बड़े बैंडिट को मारा था। जू फैन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लोग आने में बहुत देर कर दी। सन गांजिया जू फैन से कहता है, एक गुलाम होकर तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहाँ पर मरने के लिए बैठे हुए हो। वो साथ ही अपने एक बंदे से कहता है, जाओ जल्दी करो, इसे पकड़ लो और मेरे लिए मार डालो। और वो बंदा अपना वेपन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जू फैन उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है और साथ ही मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।